तो अब शुरू करते हैं हम अगला अध्याय छठा, नगर व्यापारी और शिल्प, जिनके बारे में पढ़ेंगे। एक मध्ययुगीन नगर की मध्ययुग जो न ज्यादा पुराना था और न ज्यादा नया। नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह मंदिर था, क्या वह मंदिर नगर था या प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्य शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। मानचित्र एक में क्या दिखाया गया है? मानचित्र एक में मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ये प्रमुख केंद्र थे काबुल, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, सोमनाथ, बम्बई, बीदर। ये सब प्रमुख केंद्र थे उत्पादन के। फिर आ जाते हैं प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा कर चलें। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। किसके पास? तंजावुर के पास। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कंजूर मल्लन राजराज पेरुथेचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। हम वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया। ये सब किसने किया? राजा राजराज चोल। ठीक। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झाड़ियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। ये तो एक कहानी सी बना दी कि ऐसा ऐसा चल रहा है, जो उन्होंने देखा वो लिख दिया। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक है। फिर क्या आता है? मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का ही उदाहरण है। मंदिर नगर का क्या उदाहरण है? तंजावुर। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित और पंडितों को भोजन कराया जाता था। पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। कांसा घंटा धातु या लुप्त मोम तकनीक। इस तकनीक से क्या बनाया जाता है? कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टिन के मेल से बनती है। घंटा
धातु से रंगे रांगे का अनुपात यानी कि टिन का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां अध्याय 2 में लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। चोल काल में मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? लुप्त मोम से। ठीक है, लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था तथा फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था। उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ऐसे बनाई जाती थी। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। शनय शनय यानी कि समय समय के साथ धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगर, शिल्प व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों जो दर्शन करने के लिए आते हैं एवं तीर्थयात्री जो तीर्थ के यात्री होते हैं, बाहर से आते हैं केवल देखने के लिए, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिलस्वामिन, भीलसा विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मुद्देर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। वृंदावन यानी कि उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। 12वीं शताब्दी में क्या था? चौहान राजाओं की राजधानी। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती अध्याय 8 में पढ़ेंगे। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही क्या है? पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे। छोटे नगर का संजाल 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा, यानी कि एक जाल तरीके से। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होता था, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें और बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। जो लोग आकर बस गए उनको धीरे धीरे क्या कहा जाने लगा? मंडपिका। ठीक है, बाद में इसे क्या कर दिया? मंडी। और जहां पर व्यापार होता था, दुकानें और बाजार था जहां पर, उसे कहा क्या जाने लगा? हट यानी कि हाट। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनहारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में
ठीक। दूरदराज और व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ये एक मॉल दिखा दिया गया है जिसमें ये बाहर से बेचने के लिए आ रहे हैं सब लोग। आमतौर पर कोई सामंतयानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी-कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनदाय व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं, जैसे कि बाजार पर कर। ये लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तु के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वालों, असेवकों, तेल, पशु चारे, अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में वसूले जाते थे। ठीक है। फिर बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, अध्याय 7 में देखेंगे, भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था। वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, गिल्ड, व्यापार संघ को क्या कहा जाता था? व्यापार संघ क्या था? गिल्ड कहा जाता था। ठीक है। बनाते थे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम नानादेशी थे। सबसे प्रसिद्ध संघ कौन से थे? मणिग्रामम और नानादेशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। कौन से समुदाय होते थे? मारवाड़ी, ओसवाल और चेटियार। ठीक है। जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों में फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बच्चे बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावन होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाईं। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र बात करेंगे। तो भारत की कौन कौन सी चीजें? भारतीय मसाले, और भारतीय वस्त्र, ये दोनों
यूरोप के महत्वपूर्ण अंग थे, ठीक अंग बन गए थे एक तरीके से। फिर आता है काबुल। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जॉन बेप्टिस्ट टेवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लादकर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। फिर क्या जाता है नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी से जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। जो बीदर के शिल्प थे वो किसके लिए मशहूर थे? तांबे व चांदी, और इतने ज़्यादा मशहूर थे कि इनसे जो सामान बनता था वो बीदरी सामान होने लग गया। ठीक है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, केसेर, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। केसरे, लोहार, राजमिस्त्री, हाँ बढ़ई मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। मंदिरों के निर्माण के लिए कौन आवश्यक थे? ये विश्वकर्मा समुदाय। विश्वकर्मा समुदाय का क्या काम था? मंदिरों का निर्माण करना। मंदिर निर्माण, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? पहला सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियारी या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। फिर ये गए पीतल की मोमबत्ती दान। पीतल की मोमबत्ती का दान, इसमें मोमबत्ती रख देते थे। ये शील का बॉर्डर है ये, ठीक है। ये शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो गुजरात में जैसे अहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ बड़े नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मीलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। ठीक है। हम्पी, मूसलीपट्टनम और सूरत नजदीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी में कौन सी वास्तुकला चलती थी? हम्पी नगर कृष्णा तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र बन गया। केंद्र स्थल था विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल। केंद्र स्थल था
हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर में किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ये शिलाखंडों को कुछ इस प्रकार लगाया गया कि ये सीधे खड़े होते चले गए। ठीक है। एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेंज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं हैं बल्कि बहुत मजबूत राजगारी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट और चपटी हैं। फिर ये क्या आ गया, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब गुंबद होते थे। वहीं स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टूडों की आकृति वाली मूर्तिकला के नमूने थे। ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों, विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। ये एक रथ है जो पत्थर से बनाया गया है। स्वागत और सत्कार किया करते थे। अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। ठीक है। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल के कैम्बे, आज के खंबत और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत और ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने, मालगोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओ विंगटन ने 1679 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। फिर हुंडी क्या होता है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज की जाती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है।
सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक, फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे घोटक किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रों पर एक तरीके से गोटा हुआ होता था जो किनारों पर किया जाता था, उसके लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहां भव्य भवन, असंख्य मनोरंजक स्थल, सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय, सूरत से जारी की गई हुंडियों, वैसे पत्र जो कहीं से भी राशि प्राप्त की जा सकती थी जिनको जमा कर को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई यानी कि वर्तमान में जो मुंबई है से प्रतिस्पर्धा। सूरत एक व्यापारिक नगर था, व्यापार के लिए था, और यहाँ बम्बई भी व्यापार के लिए बन रहा था, तो इसलिए इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। जहाँ 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौर, मूसलीपट्टनम के लिए चुनौती। मूसलीपट्टनम और मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मूसलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मूसलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मूसलीपट्टनम का किला किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने। फिर मछुआरों का एक गरीब नगर। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों से मूसलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे, और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। गुमशता यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। फिर गोलकुंडा के कुबत-शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धिशील बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही प्राप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र
एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। ठीक है। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, वर्तमान मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता और मद्रास, चेन्नई चले गए, तब मूसलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अंधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों, कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। सबने फ्रांसीसी, हॉलैंडवासी, बाहर से जो लोग आए, अंग्रेज आए, हॉलैंडवासी आए, फ्रांसीसी आए, इन्होंने अपनी कंपनियां बनाई। लेकिन मुल्ला अबुल गुफार और वीरजी वोरा ने, कुछ बड़े व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उन्होंने मुकाबला भी किया। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। कुल मिलाकर आए सभी थे। हॉलैंड वाले भी आए और अंग्रेज भी आए। अंत में अंग्रेज ही सफल हो गए अपनी नीति की वजह से। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। उन्होंने जिस यूरोपीय एजेंटों से पहली पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। जितना वो मांग करते थे उन्हीं के अनुसार बनाते थे। फिर 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगर का उदय हुआ, जो आज प्रमुख नगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में मुंबई की एक सड़क है प्रारंभ में। अन्यत्र में देख लेते वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा के द्वारा समुद्री मार्ग खोजे गए। ठीक है।
उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर, हाँ ये क्वेश्चन भी आ जाता है अटलांटिक महासागर। हाँ, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। केप ऑफ गुड होप से निकलकर कहाँ पहुंचा? हिंद महासागर। ठीक है, उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा। 1498 में कलिकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। कहाँ पहुंचा? 1498 में कलिकट पहुंचा। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकाला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। ठीक है, उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर उन प्रदेशों की पहल वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की यात्रा करने का निश्चय किया। ठीक है, अभी एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। इधर नीचे सब खत्म हो गया, क्वेश्चन आ गए। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये मध्य दक्षिण भारत के व्यापार, इसमें क्वेश्चंस वगैरह कुछ बनते नहीं है। ये 12वीं सदी में किसने मंदिरों का निर्माण करवाया था? राजा राज चोल ने। चोल कला में कौन सी मूर्तियां, कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता था? लुप्त मोम विधि का। ठीक है, 2 नगरों में जो आकर बसने लग गए थे धीरे धीरे वो मंडी होते गए और जहां पर बाजार होता था उसे हट या हाट कहते थे। ये एक हाट का दृश्य है। फिर बाजारों पर कर लगाया जाता था। व्यापार में जो व्यापार संघ बने होते थे, व्यापार संघ, उन्हें क्या कहते थे? गिल्ड कहते थे। और 2 व्यापार संघ बने, मणिग्रामम और नानादेशी। ठीक है, यूरोप के जो नागरिक होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो किस लिए यहाँ पर आते थे? भारतीय वस्त्र और भारतीय मसाले के व्यापार के लिए ज्यादातर। ये बीदर के शिल्पकार इतने ज्यादा मशहूर थे कि उनके तांबे और चांदी के बनाए गए शिल्प बीदरी शिल्प का नाम देने लग गए। फिर पांचाल
अर्थात विश्वकर्मा समुदाय था जो मंदिरों का निर्माण या बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते थे। ठीक है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, इसलिए हम्पी ज्यादा मशहूर था। हम्पी में चूना पत्थर कुछ भी नहीं मिला, केवल बड़े बड़े पत्थरों से उसे एक दूसरे के साथ सटा के रखा गया है बस। सूरत व्यापार के लिए मशहूर था। बाद में जैसे ही अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी, उसके बाद उनमें दोनों में एक टकराव आ गया। टकराव टकराव कह सकते हैं या फिर कंपटीशन सा हो गया, तो सूरत का थोड़ा कम हो गया और उधर मुंबई का व्यापार बढ़ने लग गया उधर की साइड से। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वास्को डी गामा कैसे आया, भारत कैसे पहुंचा। केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। ठीक है। और 1498 में वास्को डी गामा 1498 में कलिकट पहुंचा। इसमें दो ही क्वेश्चन आएंगे, या फिर तो ये आएगा वास्को डी गामा कलिकट कब पहुंचा 1498 में कहाँ पहुंचा, कलिकट पहुंचा। कैसे पहुंचा, केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंचा। ठीक है। केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंचा। और फिर दूसरा यात्री जो था, दूसरा था इटली वासी का क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भारत पहुंचा था 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा था। और ये कब पहुंचा था, 1498 में। ठीक है। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।